Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the Day 20 class of the Mission HTET। आज ही की क्लास में हम इससे पहले कवर कर चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अब हम कवर करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के हम कवर कर चुके हैं जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 2018 में आए हुए हैं 3 क्वेश्चंस, 2019 में भी 3 क्वेश्चंस और 2020 में 4 क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, कितने क्वेश्चंस की रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम से? देखिए 3 या 4 क्वेश्चंस आपको आराम से मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है HTET 2020 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम? रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स। जी हाँ, रिक्वेस्ट करने से पहले किसी भी नए रिसोर्स को, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसे क्या करना है, रिलीज कर देना है। ये वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम है। नंबर द रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर्ड रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड। जी हाँ, ये भी आपकी वैलिड प्रिवेंशन स्कीम है। नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, ये नहीं है आपका वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। और साथ में इसे भी चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले सभी एलोकेट हो जाएंगे आपको। जी हाँ, ये भी आपकी क्या है, वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। ये आपकी वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है। What do a peripheral device generate if it needs immediate attention from the operating system? अगर operating system की immediate attention चाहिए होगी तो peripheral device क्या करेगा? Interrupt, spool, stack या page file? And the correct answer is interrupt. वो क्या करेगा? Interrupt करेगा। Next we have in process swapping in operating system. What is the residing location of swap space? And the options are RAM, disk, ROM या chip cache. And the correct answer in this case is disk. जो आपका रिसाइडिंग लोकेशन रहेगा स्वैप स्पेस का वो क्या रहेगा? डिस्क रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT? FAT की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट ऑल टैब्स, फाइल एट्रीब्यूट टाइप। एंड द करेक्ट आंसर इज फाइल एलोकेशन टेबल। FAT की फुल फॉर्म क्या होती है फाइल मैनेजमेंट फंक्शन में? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे 2019 के। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को चूज करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉनिटर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन स्कीम। ठीक है, जो आपके यूज होते हैं कंडीशन टाइप वेरिएबल एक्स के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखने कौन से ट्रू हैं। सो वी हैव फर्स्ट पॉइंट, ओनली वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस कैन बी इन्वॉल्व ऑन एक्स। तो अगर एक्स हमारा एक कंडीशन टाइप वेरिएबल है, उसके ऊपर हम मॉनिटर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन स्कीम में सिर्फ वेट और सिग्नल ऑपरेशंस को ही कॉल कर सकते हैं। सो येस, दिस इज ट्रू कि सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस होते हैं, वेट एंड सिग्नल। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इफ प्रोसेस पी इन्वोक्स एक्स वेट ऑपरेशन, अगर प्रोसेस पी इन्वोक कर रही है एक्स के वेट ऑपरेशन को, तो पी सस्पेंड हो जाएगी। पी क्या होगी? सस्पेंड हो जाएगी जब तक कोई और प्रोसेस इन्वोक नहीं करती है एक्स के सिग्नल ऑपरेशन को। तो ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो मॉनिटर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन स्कीम में क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस ने इन्वोक किया एक कंडीशन वेरिएबल के ऊपर, ये आपका क्या है? कंडीशन वेरिएबल है एक्स। तो अगर कंडीशन वेरिएबल के ऊपर उस किसी भी प्रोसेस ने वेट ऑपरेशन को इन्वोक किया है, तो वो प्रोसेस तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक कोई और प्रोसेस उस कंडीशन वेरिएबल के ऊपर सिग्नल ऑपरेशन को इन्वोक नहीं करता है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। Next point we have the X signal operation resumes exactly one suspended process, and if no process is suspended then it has no effect, and this one is also correct. तो जब भी जो भी अगर कंडीशन वेरिएबल है उसका सिग्नल ऑपरेशन को इन्वोक किया जाता है तो वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्पेंडेड प्रोसेस को रिज्यूम करता है। ठीक है, अगर कोई सस्पेंडेड प्रोसेस नहीं होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो इन्वोक किया जाता है सिग्नल तो सिर्फ एक ही सस्पेंडेड प्रोसेस को क्या किया जाता है? रिज्यूम किया जाता है। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट।
So the correct answer is 1, 2 and 3. Next we have, in mass storage devices, dash is a process of rearranging or reallocating many small non-contiguous blocks of data into fewer contiguous big sized blocks. ठीक है, तो ये चीज़ तो हम जर्नली वैसे भी अपने सिस्टम्स में करते रहते हैं. डीफ्रैगमेंटेशन इज द प्रोसेस जो क्या करता है, रीअरेंज करता है मैनी नॉन कॉन्टिगस ब्लॉक्स को फ्यूअर कॉन्टिगस बिग साइज ब्लॉक्स में. ठीक है, जो छोटी छोटी मेमोरीज हमारी क्या होती है, फ्री होती रहती है, स्मॉल नॉन कॉन्टिगस ब्लॉक्स होते हैं, उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉन्टिगस बिग साइज्ड ब्लॉक्स में. एंड दैट प्रोसेस इज डीफ्रैगमेंटेशन. Next we have, which of the following is not related to synchronization in operating system. तो synchronization से कौन सा related नहीं है जो इनमें terms दी हुई हैं. So first one is bounded buffer problem. Next we have reader writer problem. Then dining philosopher's problem and Belladie's anomaly. तो देखिए ये तीनों bounded buffer problem, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम एंड डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम तो आपकी किससे रिलेटेड है, सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड हैं. लेकिन बैलेडीज एनॉमली क्या है, आपकी सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो ये कब आपकी यूज़ होती है, बैलेडीज एनॉमली क्या होती है. बैलेडीज एनॉमली टर्म आपकी कहाँ यूज़ होती है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में. ठीक है, जहाँ पे हमारा अगर नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स हम इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इंक्रीज कर रहे हैं और उस इंक्रीज करने के बाद भी पेज फॉल्ट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, हम पेज फ्रेम्स जो है, फ्रेम नंबर्स इंक्रीज क्यों करते हैं, ताकि हमारे पेज फॉल्ट्स डिक्रीज हों. लेकिन पेज फ्रेम्स जो हैं इंक्रीज करने के बाद भी अगर पेज फॉल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली बैलेडीज एनॉमली. Next we have 2018 के questions. So which of the following is not required condition for a deadlock? And the options are hold and wait, preemptive, mutual exclusion and cycle. तो यहाँ पे अगर होल्ड एंड वेट है तो डेडलॉक होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तब भी डेडलॉक होगा, और साइकिल होगा तब भी डेडलॉक होगा. प्रीएम्प्शन के केस में डेडलॉक नहीं होगा. ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव अगर है तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा. तो दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेडलॉक. Next we have, let RR3 means round robin scheduling algorithm with the time quantum 3 units and FCFS algorithm है हमारे पास, और 3 processes हैं P1, P2 and P3 जिनका अराइवल टाइम क्या है, P1, P2 and P3 हैं जिनका अराइवल टाइम है 0, 2 और 4. एग्जीक्यूशन टाइम है 8, 5 and 4. अब आपको बताना है किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगी अंडर RR3 एंड FCFS. तो देखिए FCFS में तो क्या हो जाएगा, आपका जिस सीक्वेंस में आ रही है उसी सीक्वेंस में होगी. सबसे पहले आपकी आई है FP1. ठीक है, सबसे पहले क्या 0 टाइम पर कौन सी आ रही है, P1, और ये कब तक एग्जीक्यूट हो रही है, 8 तक. उसके बाद आपकी आ चुकी है P2 और उसे कितना टाइम लग रहा है, 5. तो ये कब तक चला, 8 + 5 13 तक. उसके बाद आई आपकी P3 और उसे कितना टाइम चाहिए, 4. सो दैट इज 70. ठीक है, तो FCFS में तो आपके पास क्या सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट हो रही है, P2 एग्जीक्यूट हो रही है और P3 एग्जीक्यूट हो रही है. इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 8, इसका है 13 और इसका है 17. ठीक है, FCFS के केस में. ठीक है, तो ये तो आपका सीक्वेंस हो गया P1, P2 और P3 FCFS का. तो देखिए यहाँ FCFS में P1, P2, P3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ नहीं है. तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपकी पॉसिबल नहीं है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आपका आंसर होगा. अब देखिए सेकेंडली हमें किसका कैलकुलेट करना है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से. तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आपको क्या चीज़ को कंसीडर करना है, एक तो टाइम क्वांटम. ठीक है, कि वो 3 यूनिट्स के बाद चेंज होता रहेगा. तो देखिए उसमें हमारी प्रोसेसेस हैं P1, P2 और P3. P1, P2, P3 हमारी प्रोसेसेस हैं जिनका अराइवल टाइम है 0, 2 और 4. एग्जीक्यूशन टाइम है 8, 5 एंड 4. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी अराइव हो रही है, P1. तो P1 आपके पास आ जाएगी. P1 कितना यूनिट चली, 3 यूनिट्स. 0 से 3 कौन सी चली, P1. उसके बाद देखिए 2 यूनिट तक, 3 यूनिट तक आपकी कौन सी आई हुई है, P2 आई हुई है. तो सबसे पहले हमारी P1 चली, उसके बाद कौन सी चलेगी, P2. उसके बाद 3 यूनिट तक देखिए, जो अगर P3 नहीं आई हुई है तो उसके बाद यहीं पे हमारे सीक्वेंस में किसको नंबर मिल जाएगा, अभी P1 को.
ठीक है, तो P1 आगे क्यू में ऐड हो गई। अब देखिए P1 3 यूनिट्स तक चली, फिर P2 कहाँ तक चली 6, 3 यूनिट्स उसे मिल गए। तो अभी P1 कितने यूनिट्स चल चुकी, 3 चल चुकी, तो इसका मतलब इसके रिमेनिंग कितने हैं 5, और ये 3 चल चुकी, इसके रिमेनिंग कितने हैं 2। ठीक है, अब इतना इन द मीन वाइल 6 यूनिट होने तक कंप्लीशन P3 भी आ चुकी है। तो अभी यहाँ P3 को पहले नंबर मिलेगा और उसके बाद जो एग्जीक्यूट अब P2 होके हटी है उसे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम एग्जीक्यूट किसे करेंगे, P1 को, किसे एग्जीक्यूट करेंगे P1 को। तो P1 को देखिए अब कितना टाइम मिला 9 तक। अब उसके कितने यूनिट्स रह गए, सिर्फ 2 यूनिट्स रह गए। अब उसके बाद आपका अब P1 जब एग्जीक्यूट होकर निकलेगी उसके बाद नंबर किसका आ जाएगा, P1 का। देखिए अब P3 को नंबर मिलेगा, तो 9 से कितने तक चली, 12 तक। अब इसका कितना रह गया, 1 यूनिट रह गया। अब P3 के बाद अब दोबारा यहाँ P3 क्यू में लग जाएगी इतना एग्जीक्यूट होने के बाद। अब P2 को मिला, P2 को देखिए कितना रिमेनिंग था, 2 रिमेनिंग था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। उसके बाद P1 चलेगी, P1 का कितना रिमेनिंग था 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 16। और लास्ट में आपका P3 का रिमेनिंग कितना था 1, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया 17। तो अब देखिए P3 का क्या है एग्जीक्यूशन टाइम 17 है। P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 17 पर एग्जीक्यूट हो रही है, P2 एग्जीक्यूट हो रही है 14 पर, और P1 एग्जीक्यूट हो रही है आपकी 16 पर। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस क्या रहा, P2 P1 P3। सो P2 P1 P3 आपका कौन से उसमें है, थर्ड ऑप्शन में है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। RR3 में P2 P1 P3 और FCFS में P1 P2 P3। And next we have let disk request come to a disk driver for cylinders in the order 10, 22, 22, 46, 38 at the time when the disk driver is reading from cylinder 20. If the seek time is 6 milliseconds per cylinder, then the total seek time for the disk arm scheduling time algorithm FCFS is। तो FCFS के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर मार्क कर लेते हैं, 2 है, फिर आपका 6 है, 10 है, 20 है, 22, देन वी हैव 38, आफ्टर दैट वी हैव 40, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग में कहाँ है 20 पर है। अब 20 से हमें कहाँ मूव करना है, FCFS है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आ जाएगा वहाँ मूव करते रहेंगे। 10 गए, 10 से 22 पर गए, फिर 20 पर आ गए, फिर 2 पर चले गए। ठीक है, 2 पर गए, उसके बाद 40, आफ्टर दैट वी हैव 6, उसके बाद आपके पास कितना है 38। ठीक है, अभी इन सबको हमने क्या करना है, माइनस करके कैलकुलेट करने लें। तो 20 के बाद 10 पर गए तो 10, फिर उसके बाद 10 से कहाँ गए 22, तो इट मीन्स 12 का गैप है। 22 के बाद वापस कहाँ गए 20 पर। ठीक है, 22 से सीधा इसका ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 से कहाँ जा रहा है 2 पर, तो ये कितना हो गया 20। अब 20 के बाद 2 के बाद कहाँ जा रहा है 40 पर जा रहा है, तो ये क्या हो गया 38। 40 के बाद आपका कहाँ गया 6 पर, तो वो क्या हो गया 34, और 6 के बाद कहाँ गया 38 पर, तो वो क्या हो गया 32। अब इन सबको हमने क्या करना है ऐड। तो देखिए 32 और 38 कितना हो गया आपका 70, 70 और 20 कितना हुआ 90, 90 और 10 कितना हो गया आपका 100, 100 में आपने कितने जोड़ने हैं 12 और 40 34। सो दिस इज़ 112 और 34 आपने जोड़ा तो 146 आ गया टोटल। ठीक है, अब ये कितना है 146। अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो टोटल क्या हो गया 146। अब टोटल हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीक टाइम पर सिलेंडर। ठीक है, सीक टाइम क्या है, अभी टोटल सिलेंडर्स आपके कितने हो गए 146। अब सीक टाइम उन्होंने दिए 6 मिलीसेकंड पर सिलेंडर, तो वो क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो इसके बाद आपके पास क्या 6 36, 24 25 26 27 एंड दिस इज 2 876। ठीक है, तो ये क्या आपके पास क्या आ गया 876 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है, सो होप आपको समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।